हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुमसे स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ा जाता है। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है शानदार और मजेदार तरीके से। बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है, मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे बात करें तो सारे टॉपिक वाइज करवाए जाते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज और क्या चाहिए। डीपीपीज और पीवाईक्यूज इसलिए क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड चीज जो बताने जा रहा हूं, बस ध्यान देना अच्छे से, ठीक है, कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात प्यार से सुनेंगे कि सर जी जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम में है वही सेगमेंट हिंदी मीडियम में है। साथ ही साथ हिंदी मीडियम में सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। बिल्कुल 101%, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को देती है अगर बच्चों को चीजें छूट जाती है, ई बुक्स, ई नोट्स। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से अपने आप नोट्स को और ई बुक्स को ग्रैब कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहां तक पहुंच चुके थे आप सभी को पता है सर जी, अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चल रहा है। क्या चल रहा है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चल रहा है सर, मजेदार, शानदार, लाजवाब तरीके से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चल रहा है सर, मजेदार, शानदार और लाजवाब तरीके से। कोई दिक्कत की बात अपन को यहां पर देखने को नहीं मिलने वाली है, ठीक है, बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे अपन बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अच्छा, आप देखिए सर, इसमें पता है मैंने आपको क्या बताया था, बहुत सारी चीजें होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। सबसे पहले अपन ने एमसीक्यू देखे थे सिंगल आंसर वाले, फिर एमसीक्यू देखे थे 2 आंसर वाले, अब देख रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप, फिर इसके बाद मैच द फॉलोइंग, इसके बाद असर्शन रीजन, लॉन्ग आंसर टाइप। मतलब इतने सारे सेगमेंट में डिवाइड करता है कौन? भैया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को। तभी तो मजा आता है सर, तभी तो मजा आता है, तभी तो गाड़ी चलती है खतरनाक तरीके से। और इसी को अपन को पढ़ना है बढ़िया और शानदार तरीके से, मजेदार और लाजवाब तरीके से। कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो बोलो चालू करें? बिल्कुल सर, स्टार्ट करते हैं, फटाफट देखते हैं क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, ये लीजिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। और आज तो कई सारे क्वेश्चंस होमवर्क भी दूंगा, आज तो कई सारे होमवर्क क्वेश्चंस होमवर्क भी देने वाला हूं, बिल्कुल। What will be the mass of one atom of carbon 12 in grams? ठीक है, देखो कह रहा है ये आपके पास कार्बन है, ये आपके पास कार्बन है। और कौन सा कार्बन है? हम जानते हैं कार्बन कई टाइप के होते हैं, 12 होता है और 14 होता है। मतलब एक 12 ग्राम का कार्बन होता है और एक 14 ग्राम का, मतलब आपके आइसोटोप्स। तो ये कार्बन जो है ये 12 ग्राम वाला कार्बन है। ये कार्बन जो है ये कार्बन 12 है, ये कार्बन 12 ग्राम वाला है, ठीक है सर। मतलब इसका एटॉमिक मास 12 है, मतलब इसका एटॉमिक मास 12 है, 12 ग्राम। मैंने कहा ठीक है। अब ये पूरा कार्बन किससे बना होगा? कार्बन के एटम से बना होगा, छोटे छोटे कार्बन के एटम से बना होगा ऐसे। ये देखो, कार्बन के एटम से बना होगा। अरे बहुत सारे एटम्स होंगे। तो आपको बताना है सर एक कार्बन के एटम का मास, किसका? एक कार्बन के एटम का मास, इसका मान लो इस कार्बन के एटम का मास बताना है। मास ऑफ 1 कार्बन एटम, इसका मास बताना है। मास ऑफ 1 कार्बन एटम, इसका मास बताना है। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब यहां पर आप समझिए, बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनते हुए चलना। हमने पढ़ा है 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कितना होगा? 12 ग्राम। 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कितना होगा? 12 ग्राम। और 1 मोल में कितने आपके एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। मतलब इतने एटम्स ऑफ कार्बन का जो मास होगा वो कितना है? 12 ग्राम। मतलब अगर अपन बोलते हैं मास ऑफ इतने एटम्स ऑफ कार्बन कितना है? 12 ग्राम। तो एक का कितना होगा? तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन
1 एटम ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा सर? 12 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सर बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आपके सामने। मेरे हिसाब से तो ये आंसर समथिंग आएगा 1.9 इंटू 10 की पावर 23, ऊपर जाएगा -23 ग्राम। सर ये है आपके 1 एटम का मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, बिल्कुल मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, बिल्कुल। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे। मास ऑफ 1 एटम, ये एक एटम का मास है, शानदार और मजेदार तरीके से, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये देखिए दिख रहा है 1.9 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम या 1.9 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। मैंने भी वही निकाला हुआ है, मैंने भी वही निकाला है, बढ़िया और शानदार तरीके से। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट तेजी में। क्लियर, डन। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी। चलिए कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, ओ सर यही क्वेश्चन होमवर्क है। मैंने अभी आपसे होमवर्क की बात करी थी, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। बिल्कुल 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 सर, ये होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको बताना है ये कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बोलूं ना, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है भाई। हम भी तो देखें कौन कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ के बैठा है। और अगर किसी से नहीं बन रहा है तो भैया रोना नहीं है, तो चिल्लाना नहीं है कमेंट में, आपको जाना है मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे। जस्ट इसके ऊपर फर्स्ट चैप्टर में, इसमें आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़िए बेटा, एक नंबर तरीके से बताया है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, सब कुछ करवाया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, सब कुछ करवा के बताया कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं। तो वहां से ढूंढिए, आपको बिल्कुल मिलने वाला है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि ये काम आपको करना है, 101% करना है। फिर अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, तगड़ा क्वेश्चन है, तगड़ा। क्लियर, ये तो कर लेंगे ना? अरे भाई यार ये इजी है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट के तरफ चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 25, चलो मजा आने वाला है। सर क्या बोल रहा है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ एसआई यूनिट ऑफ मोल? भैया कुछ नहीं, उसको सिंपल मोल से बताते हैं। सिर्फ किससे बताते हैं? मोल, कोई फर्क नहीं होता उसमें। व्हाट इज द सिंबल फॉर एसआई यूनिट ऑफ मोल? कहीं पे भी लिखना है 5 मोल तो MOL लिख देते हैं, ठीक है। अगर आपको लिखना है 10 मोल MOL लिख देते हैं। तो 10 मोल 5 मोल इस तरीके से अपना चलता है। हाउ इज द मोल डिफाइन? मोल को डिफाइन कैसे करेंगे? तो सर याद करो, मोल को लाने से पहले हम किसको लेके आए थे? कार्बन 12 को। हमने कहा था कार्बन 12 के जो 12 ग्राम होगा, मतलब कार्बन 12 को ले लीजिए, मतलब कार्बन ले लीजिए, कौन सा वाला? 12 ग्राम वाले का। और उसके 12 ग्राम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, बात समझिएगा। मैंने कहा भैया कौन सा कार्बन लेना है? 12 वाला। कौन सा वाला? 12 वाला। दो होते हैं आपके पास, 12 ग्राम वाला, 14 ग्राम वाला। मैंने कहा 12 ग्राम वाला ले लो। और कितना लेना है? 12 ग्राम लेना है। उसमें जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतने ही नंबर, सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट्स एक साथ ले आओ। तो ये जो तैयार होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इधर पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तैयार होगा उसी को अपन कहेंगे 1 मोल, उसी को अपन कहेंगे 1 मोल। बात समझना मेरी एक और बार, कि कार्बन 12 में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, मान लो फॉर एन एग्जांपल 5 पार्टिकल आए कार्बन नंबर 12 में, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन में 5 पार्टिकल आए, तो आप एक काम करो, सोडियम के भी 5 पार्टिकल ले लोगे तो वो आपका 1 मोल हो जाएगा। मैग्नीशियम के 5 पार्टिकल ले लोगे तो वो आपका 1 मोल हो जाएगा।
किसका बोलना चाहिए, और सल्फर का 5 पार्टिकल ले लोगे तो वो हो जाएगा 1 मोल, लेकिन 5 नहीं आते। पता है कितने आते हैं इसके अंदर? जब हमने देखा कि 12 ग्राम के अंदर कितने कार्बन के पार्टिकल है, तो वो हमें पता चला 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन है। इतने एटम्स ऑफ कार्बन मिले, तो हमने क्या करा, इतने एटम ऑफ सोडियम ले लिया तो वो 1 मोल हो गया। इतने ही एटम ऑफ मैग्नीशियम ले लिया तो वो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपके सामने आया वो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम हो गया। इतना ही हमने कितना हाइड्रोजन ले लिया तो वो आपका 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। इतना ही हमने क्रोमियम ले लिया, सेम पार्टिकल ऑफ क्रोमियम ले लिए थे, तो वो जो अमाउंट ऑफ क्रोमियम हुआ वो भी क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। तो बिल्कुल कोई दिक्कत की बात इसके अंदर तो नहीं थी। देखिए सिंबल फॉर एसआई यूनिट ऑफ मोल इज MOL, बिल्कुल सेम। ठीक है, आगे 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स और एंटाइटीज एज देयर इज एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। 12 ग्राम में जितने एटम्स हैं उतने एटम्स हम किसी और एलिमेंट्स के ले लेंगे, तो वो पूरा मिला के जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा उसी को हम कहेंगे 1 मोल। क्या कहेंगे सर जी, 1 मोल। बिल्कुल सिंपल बात थी। क्या कहेंगे अपन उसको, 1 मोल। जल्दी क्या कहेंगे सर उसको अपन, 1 मोल। 1 मोल, जल्दी। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 मोल हो गया, कंफर्म, डन 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 डन। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी? चलो भाई दोनों को देख लेते हैं। भाई ये मैं काफी बार पढ़ा चुका हूं, मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों को कई बार पढ़ा चुका हूं। मोलैलिटी में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बेटा याद रखना है, हां बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपका मोल्स ऑफ सल्यूट होता है वो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में लिया जाता है। मतलब यहां पर हम कंसीडर करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या कंसीडर करते हैं सर जी, मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इधर हम लेते हैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इधर हम लेते हैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और इधर पे हम लेते हैं सॉल्वेंट का मास। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो पहली बात तो मोलैलिटी को छोटे m से डिनोट किया जाता है, और मोल्स जो होता है, मोल्स तो होता है W/m, ठीक है, इंटू V। अब आधे लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, सर आप वॉल्यूम क्यों ले रहे हो? मैंने कहा रुक जा, किसका वॉल्यूम लिया? सॉल्वेंट का। काय में लेना है? ग्राम में। देखा, ये बोलता हूं मैं भाई, ग्राम पे वॉल्यूम आता है क्या? नहीं आता ना, तो भैया ये मास ही है, लेकिन फॉर्मूला सेम दिखने के लिए मैं ऐसा करता हूं। अब यहां पर आओ पहले, हाँ मोलैरिटी को किससे बताते हैं? कैपिटल M। मोल से इसमें भी W/m, लेकिन इसमें क्या है? वॉल्यूम। किसका? सॉल्यूशन का। काय में? ml में। हाँ, एक्चुअल वॉल्यूम सर ये है, क्योंकि ml में नापा गया, ये काय में? ग्राम में, तो ये तो मास ही हुआ। ये दोनों के फॉर्मूले होते हैं, समझे? और अगर यूनिट की बात करें तो या तो छोटा m लिख दो, या तो फिर मोल्स पर केजी लिख दो, या तो फिर मोलाल, ये इसकी यूनिट होती है। और अगर इधर बात करें तो कैपिटल M लिख दो, या मोल लीटर इनवर्स लिख दो, या फिर मोलार लिख दो। ये होता है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये मोलैलिटी और मोलैरिटी, जल्दी नोट डाउन करेंगे।
मोलैरिटी और मोलैलिटी जल्दी नोट डाउन करेंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत की बात यहां तक हमें नहीं आई है। चलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफा एक तरफा एक तरफा, क्लियर है, डन। चलो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ, एक चीज और है जो बतानी है। आप सभी जानते हैं जो मास होता है, आप सभी जानते हैं जो मास होता है, मास बोले तो वेट। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर मास को लिया गया है और मास पे टेम्परेचर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो मोलैलिटी जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर आपसे बोले वॉल्यूम, वॉल्यूम पे टेम्परेचर का असर पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं, अपन ये बोलना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपैंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कम भी होता है और ज्यादा भी होता है। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी होती है इसमें, कंप्रेस भी हो जाता है और एक्सपैंड भी हो जाता है, फैलता भी है वॉल्यूम जब टेम्परेचर का असर आता है, इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इस पे फर्क पड़ता है, लेकिन उधर मास है, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात याद रखना है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये देखो, अभी मैं और छोटा कर देता हूं कि आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आ जाए। आ जाओ, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देख रहे हो, यही है सिंपल मोलैरिटी। बट मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, वेयर एज मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर। सर बिल्कुल इजी, चमका वाली बात करिए एक बार। चलो फटाफट चमक जाइए एक बार, जल्दी चमका हो जाए। आज सब लोग बोल रहे होंगे सर चिल्ला क्यों नहीं रहे हो, बेटा पूरे गले की हालत खराब पड़ी है। मौसम जो चेंज हो रहा है ना, उसके चक्कर में हालत खराब पड़ी हुई है पूरी। लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि आपकी चीजें ना रुके। तो बस चलिए, तो एक बार चमका हो जाए बढ़िया तरीके से, एक बार चमका हो जाए बढ़िया तरीके से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी, डन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पक्का, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो ये लीजिए भैया, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम फॉस्फेट। सर बहुत इजी है ये, सबसे इजी होता है। सर देखिए इसका मुद्दा समझो, ये पहली बात तो दिख रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट पूरा का पूरा 100% मान के चलेंगे अपन। कितना मानेंगे? 100%, मतलब इस पूरे के पूरे कंपाउंड को अपन ने 100% मान लिया। अब आपको यह बताना है इस 100% में से कैल्शियम का कितना परसेंटेज है, ठीक है, फॉस्फोरस का कितना परसेंटेज है और ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज है, ये आपको बताना है। ये इस क्वेश्चन की डिमांड है कि भैया 100% में कैल्शियम कितने परसेंटेज में है, फॉस्फोरस कितने परसेंटेज में है और ऑक्सीजन कितने परसेंटेज में। उसी को अपन कहते हैं मास परसेंटेज। क्या कहते हैं? मास परसेंटेज। जैसे मैं बोलूं एक क्लास में गर्ल्स बॉयज दोनों है, दोनों मिला के 100% है। अब मैं आप बोलूं कि परसेंटेज में बताइए कि बॉयज की क्वांटिटी कितनी है और परसेंटेज में बताइए गर्ल्स की क्वांटिटी कितनी है, तो आप क्या करोगे? बॉयज की क्वांटिटी रखोगे इनटू 100 करोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रख दोगे। गर्ल्स का निकालना है तो गर्ल्स की क्वांटिटी रखोगे इनटू 100 करोगे, अपॉन टोटल नंबर कर दोगे। सेम चीज यहां पर होने वाली है, सेम चीज यहां पे होने वाली है। अब आप देखिए बढ़िया तरीके से। अब देखो, कभी भी किसी भी का भी मास परसेंट ऑफ एलिमेंट निकालना है, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट निकालना है तो ऐसा होता है, मास ऑफ एलिमेंट। अच्छा, डिपेंड करता है कि वो कितने हैं। अब जैसे यहां पर कैल्शियम देखो तो कैल्शियम कितने हैं? 3, तो उससे अपन को उसकी एटॉमिसिटी से भी इंटू करना होता है, एटॉमिसिटी से। और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100,
और डिवाइडेड बाय टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड। बिल्कुल, लेके आइए कैल्शियम फॉस्फेट PO4 होल ट्वाइस, ये देखिए दिख रहा है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है डन। अब समझो, पहले इसका मास निकाल लो। कैल्शियम कितना होता है 40 इंटू 3 प्लस फॉस्फोरस कितना होता है भैया, जल्दी बताएंगे 31, ठीक है 31 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 4, दिख रहा है 120 प्लस 62 प्लस 64, ये 120 240, चेक करके बताओ 246 आ रहा है क्या, चेक करके बताओ 246 आ रहा है क्या। नहीं सर गलती करी है आपने। मैंने क्या गलती करी है, देखो ऑक्सीजन थे यहां पर 4, आपने 4 ले लिया, लेकिन ये 4 2 8 भी तो होगा। माय गॉड, ऑक्सीजन यहां पर 8 है, यहां पर ऑक्सीजन 8 है, 8 के चलते डबल हो जाएगा तो 128 मतलब 64 और 64 जोड़ेंगे तो 250, 250 और 60 310। ये देखो, ये है आपका टोटल मास, ये है आपका टोटल मास किसका, कंपाउंड का, कैल्शियम फॉस्फेट का। अब भैया किसका निकालना है आप बताओ। सर पहले निकालते हैं मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। किसका निकालते हैं, मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो भैया कैल्शियम का मास कितना होता है सर जी, मास ऑफ एलिमेंट, कैल्शियम का मास 40 होता है। कितने कैल्शियम प्रेजेंट है, मतलब एटॉमिसिटी क्या है कैल्शियम की सर जी 3, और इंटू 100 डिवाइडेड बाय 310, डिवाइडेड बाय 310। अब देखो मेरे हिसाब से तो ये गया, ये हो जाएगा 120 1200 डिवाइडेड बाय 31, और अगर मैं इसको मोटा मोटा हिसाब 30 मान लूं नीचे, तो ये 40% के अप्रॉक्स आना चाहिए, ये लगभग 40% के अप्रॉक्स आना चाहिए। ये देखिए 38.7% दिख रहा है, कितना आना चाहिए 40% के हिसाब से आना चाहिए लगभग। इनने बताया कि 38, मैं कहता हूं 39% के अप्रॉक्स। आप सॉल्व करके देख लीजिए, देखिए अगर नीचे 30 होता तो 1 से कैंसिल हो जाता, 3 4 12 होता सीधे, तो मैंने उसको 39% ले लिया कि इसके अप्रॉक्स। ये है मास ऑफ कैल्शियम, मतलब इस कंपाउंड में कैल्शियम का परसेंटेज कितना है, लगभग 40% के आसपास। कितना है, 40% के आसपास। अब आप फॉस्फोरस का निकालिए, तो यहां आप लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का मास कितना होता है 31, एटॉमिसिटी कितनी है फॉस्फोरस की, सर जी कितने फॉस्फोरस अवेलेबल है P, और यहाँ 2 लगाए तो 2 हैं, तो इंटू 200 और नीचे हो जाएगा कितना आपका 310, कितना हो जाएगा 310। मेरे हिसाब से ये ज्यादा इजीली कटेगा, ये ज्यादा इजीली कटेगा, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी फटाक से नोट डाउन करेंगे कराइए। देखो यही बोला था, मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम की एटॉमिसिटी और एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 1000, ये आ गया 38.7%। फिर फॉस्फोरस का पूछा तो मैंने क्या बताया, फॉस्फोरस यहां पर कितने 2, और फॉस्फोरस का मास कितना है 31 इंटू 100, ये देखिए कितना आ रहा है 20%। तो इस तरीके से आप फटाफट निकाल सकते हैं। अब सोचिए, अब ऑक्सीजन का रेस्ट होगा क्योंकि 3 ही लोग तो 2 निकल गए, ये हो रहा है कितना 58.7, कितना हो रहा है 58.7, तो आई थिंक सो वो होगा 42 पॉइंट समथिंग, कितना होगा 42 पॉइंट समथिंग। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, वो होगा 42 पॉइंट समथिंग, चेक करते हैं, ये देखिए 41 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ये आ गया 41.2। कुछ नहीं करा, वही एटॉमिसिटी कितने थे 8 थे, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, ये रखा इंटू 100 डिवाइडेड बाय 310, बस सॉल्व करके 41.29%। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था सर, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। हो गया डन, बिल्कुल जल्दी बता दो यार भाई, टाइम नहीं है बिल्कुल, आज तो टाइम नहीं है, ठीक है चलिए। हाँ अब बताइए इसका क्या है, चलो कह रहा है एक 2N2 प्लस O2
गैस 2 and 2O, ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं इनका रेशियो लिखूं तो क्या हो जाएगा, 2, इसका 1, इसका 2। सर गैस फॉर्म में है पूरा, और ये सिंपल होल नंबर रेशियो में बने, सिंपल होल नंबर रेशियो। याद है इसके लिए कौन सा लॉ आया था? हाँ सर, गे-लुसैक्स लॉ। उसने कहा था जब भी गैसेस कंबाइन होती है टू फॉर्म प्रोडक्ट तो वो सबके सब सिंपल होल नंबर रेशियो में होते हैं, ठीक है। अब इनने बोला कि नाइट्रोजन कितना है, 45.4 लीटर। मैंने कहा ठीक है, और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, कितने ऑक्सीजन से कर रहा है, 22.47 लीटर से रिएक्ट कर रहा है। तो कितना बना रहा है नाइट्रस ऑक्साइड, 45.4 लीटर, ठीक है। दिया रिएक्शन दिए, विच लॉ इज बीइंग ओबेड इन दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में कौन सा लॉ आ रहा है भैया, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। चलो एक काम करो, इनका रेशियो ले लो, 45.4 रेशियो 22.7 रेशियो 45.4, ये आ गया तीनों का रेशियो। मैं कहता हूं तीनों को कट करो, किससे कट करो, 22.7 से तीनों को कट कर दो। तो ये जाएगा 2, ये जाएगा 1, ये जाएगा 2। रेशियो क्या आ रहा है, 2:1:2। ये देखिए सर, मैच करिए। मतलब गे-लुसैक्स लॉ ने यही कहा था, जब भी गैसेस कंबाइन होती है और कुछ नई चीजें बनाती है, नया प्रोडक्ट बनाती है, तो वो सब सिंपल होल नंबर रेशियो में होते हैं। ये सिंपल सा लॉ था, गे-लुसैक्स लॉ। बिल्कुल जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, फिर मैं आपको लॉ बताता हूं जल्दी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था इसमें, फटाफट हो गया, डन। चल ये देखिए, बिल्कुल देखिए वही है, अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है, अच्छे से, गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में वो कंबाइन होती है, प्रोवाइडेड दैट ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कंडीशन है कि सारी गैसेस काय पे होनी चाहिए, एसटीपी पे। अगर एसटीपी पे है तो सारी गैसेस जो कंबाइन होती है या जो भी बनाती है वो सिंपल आपके सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। किस में होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो में। किस में होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो में। बिल्कुल किस में होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो में। कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आई है। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। चलो जल्दी, हो गया, 28 क्लियर है, बिल्कुल, यस सर, आगे बढ़ेंगे। चलो स्क्रीनशॉट हो गया, 29। चलिए क्या बोलता है बताइए। इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपोनेंट्स, ठीक है, जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं। द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद अ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन होल नंबर रेशियो। भैया ये तो लॉ है, ये तो लॉ है, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था, इसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बिल्कुल सर। बोल रहे हैं इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, यस ऑब्वियसली, बिल्कुल सही है। और यस अकॉर्डिंग टू विच लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। गिव वन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस लॉ। बिल्कुल सर, अब भी देता हूं, अब भी देता हूं। चलिए दो एलिमेंट ले लेते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मिलाइए। जब आप इनको मिलाएंगे तो ये दो कंपाउंड बनाएंगे। दोनों कंपाउंड को आप जानते हैं, एक होता है H2O और एक होता है H2O2, ठीक है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, एक बना लिया वाटर और एक बना लिया H2O2। अब समझिए, अब समझिए सर, इसका रेशियो बताइए। हाइड्रोजन का मास 1, 1 into 2, 2, 2:16। इधर रेशियो बनाइए, क्या आएगा, 2:32।
यही होगा, ये इसका रेशियो है, ये इसका रेशियो है क्या नहीं है, जल्दी बताइए। ये इसका रेशियो है और ये इसका रेशियो है, बिल्कुल शानदार, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। डन। अब समझो इसमें से क्या होता है बेटा, एक फिक्स मास होता है। जैसे यहां देखो आप, हाइड्रोजन का मास कितना है 2, इधर हाइड्रोजन का मास क्या है 2, तो इसको कहते हैं फिक्स मास। इसको क्या कहते हैं बेटा, फिक्स मास। तो वो कहते हैं इसको छोड़ दो, इसको नहीं लेना है, इसके साथ में जो है उसको ले लो। कितना आया 16, इसके साथ में कितना है उसको ले लो, कितना आ गया 32। ये जो दोनों होंगे जो फिक्स मास के साथ कंबाइन है, ये लोग सिंपल होल नंबर रेशियो में होते हैं, और अगर मैं काटूंगा तो ये हो जाएगा 1:2। तो इनका रेशियो सिंपल होल नंबर होता है, जो कंबाइन होते हैं किसके साथ, फिक्स मास के साथ। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि जब भी दो एलिमेंट कंबाइन होंगे और दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे, तो जो एलिमेंट कंबाइन हुआ है फिक्स वाले मास के साथ, उनका रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। क्या आता है, सिंपल होल नंबर रेशियो। जल्दी, क्या आता है, सिंपल होल नंबर रेशियो। जल्दी फटाफट हो जाए तो आगे बढ़ेंगे। डन। चल देखो, थोड़ा सा क्लियर करते हैं सर, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, पहला वाला है यस, पहला पॉइंट है यस, पहला पॉइंट है यस, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा पॉइंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यही मैंने बोला। फिर एग्जांपल दे दिया, मैंने भी वही एग्जांपल लिया सर, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं थी। एग्जांपल देख लीजिए आप, बिल्कुल 216 232, ठीक है। हेयर मासेस ऑफ ऑक्सीजन, एक में 16 ग्राम है H2O में और 32 ग्राम है किसमें, H2O2 में, विच कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन, किसके साथ कंबाइन है, हाइड्रोजन के साथ, जो कि फिक्स मास है, आर इन द सिंपल रेशियो 16:32, कितना हो जाएगा 1:2। 16:32 कितना हो जाएगा 1:2। तो बिल्कुल आपके सामने ये क्वेश्चन होता है यहां पे समाप्त। जल्दी नोट डाउन करिए सर, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था सर। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पूछा जाता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है सर, 101%। कोई भी दिक्कत यहां पर देखने को नहीं मिलती है। हो जाए तो बताइएगा जरूर। डन। चल, हाँ, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। ठीक है सर, निकाल देंगे। अब आप लोग जानते हो एलिमेंट्स के हमें आइसोटोप्स पता है, आपको पता होता है आइसोटोप्स होते हैं। कोई आइसोटोप हाइड्रोजन का 1 वाला है, कोई आइसोटोप हाइड्रोजन का 2 वाला है, कोई आइसोटोप हाइड्रोजन का 3 वाला है। उनने आपको ये दे दिया 2 आइसोटोप्स, आइसोटोप्स मास नंबर 1, मास नंबर 2। उनने का जो मास नंबर 1 वाला है वो नेचुरली अबंडेंस होता है 99.985% अवेलेबल, मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई परसेंटेज में अवेलेबल है तो कौन सा है, 1 वाला प्रेजेंट है, ठीक है। सेकेंड वाला कितने परसेंटेज में है, 0.015% में। कितना है, 0.015% में, ठीक है। इसका मास कितना है 1 और इसका मास कितना है 2। अब आपसे पूछ रहा है इसका एवरेज मास निकाल के बताइए। क्या निकाल के बताइए, एवरेज एटॉमिक मास। क्या निकाल के बताइए, एवरेज एटॉमिक मास। तो बहुत इजी होता है सर, बिल्कुल इजी होता है। कैसे, जैसे देखिए मैं बताता हूं। आपके पास 2 लोग हैं, हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2। मास ऑफ हाइड्रोजन 1 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस, मतलब कितना मास है और कितने परसेंटेज में वो अवेलेबल है उसको लिख लो। फिर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 2, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 2, मतलब हाइड्रोजन 2 का परसेंटेज कितना है 0.015 और उसका मास क्या है वो, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है भैया
100। टोटल कितना है 100, क्योंकि टोटल 100% हो जाएगा। करके देख लीजिए एक बार टोटल 100 है क्या नहीं, इसको और इसको मिलाएंगे 100% होगा। बस इसी को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, मास ऑफ हाइड्रोजन 1 कितना है 1 इंटू कितना है 99.985 प्लस मास ऑफ ये कितना है 2 इंटू 0.015 और डिवाइडेड बाय 100। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये तो एज इट इज आना है 99.985 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 1 ऊपर 2 1 जा 1 3 और ये हो जाएगा 0 पॉइंट, तो ये जाएगा 0.03 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है? अब देखो 3 कहां पर आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये 5 तो एज इट इज रहेगा और ये 3 इधर आ रहा है। 8 और 3 कितना होता है 9 10 11, एक ऊपर फिर 9 10 फिर एक ऊपर फिर यहां पर 0 1 ऊपर, ये आएगा 10, यहां पॉइंट है, इतना आ रहा है सर जी, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आपका एक्चुअल मास ऑफ एवरेज हाइड्रोजन मास मिल जाएगा। एवरेज हाइड्रोजन मास मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहां तक देखने को नहीं मिलेगी। इस तरीके से निकालते हैं। अगर थर्ड होता तो उसको भी लिख लेते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन 3 इंटू उसका परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं थी। बस इसको डिवाइड कर लीजिएगा, देखो दिखा भी होगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए यही आया बिल्कुल 1.0015, इसलिए उसको अपन 1 लेके चलते हैं। इसीलिए अपन नॉर्मली हाइड्रोजन का मास क्या लेके चलते हैं 1। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कर लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चले अगले वाले पे, जल्दी बोलो फटाफट। यस सर, ये देखिए सर कुछ खतरनाक दिख रहा है क्या? मैंने कहा खतरनाक कुछ नहीं होता, अपन को बस करना आना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय रिएक्टिंग डाइल्यूट HCl विद ग्रैनुलेटेड जिंक। ठीक है, जिंक के छोटे छोटे ग्रैनुअल्स ले लो, HCl डालो, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन दे दिया हमको। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट STP। भैया कितनी हाइड्रोजन गैस बनेगी वो निकाल के बताओ। हमने कहा बता देंगे, पहले ये तो बताओ कितना कितना जोड़ा है। तो उन्होंने बोला भैया 32.65 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्टेड विद HCl, 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड 22.7 लीटर वॉल्यूम एट STP, एटॉमिक मास ऑफ जिंक इज 65.3 U। ठीक है, हो जाएगा। पहले मुझे बस रिएक्शन दे दो सर, मुझे बस रिएक्शन दे दो, या मैं उधर करना चाहूंगा, कोई तकलीफ तो नहीं है। ठीक है, इधर ही करूंगा भैया, रिएक्शन दे दो बस। जिंक प्लस 2 HCl gives ZnCl2 प्लस H2 गैस। ठीक है भैया, मतलब कहने का तात्पर्य यह है जब जिंक HCl से कंबाइन होता है तो ZnCl2 और H2 बनाता है। रिएक्शन बैलेंस है, तो मैंने कहा फिर तो मैं इसकी जनरल इक्वेशन लिख सकता हूं। यहां 1 मोल, यहां पर 2 मोल, यहां पर 1 मोल और यहां पर 1 मोल। कहने का तात्पर्य यह है जब 1 मोल जिंक 2 मोल HCl से कंबाइन करता है तो 1 मोल ZnCl2 और 1 मोल हाइड्रोजन गैस निकलती है। बिल्कुल सर। अब अगर मैं इसका तात्पर्य लिखूं तो तात्पर्य यह जाता है भैया कि अगर आपने 1 मोल ऑफ जिंक की रिएक्शन करवाई, जिंक ने रिएक्ट किया, तो कितना हाइड्रोजन बनेगा? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बनेगा सर। बिल्कुल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बनेगा। बिल्कुल सर, यह बात 100 आने सही है, क्योंकि रीजन ये है क्योंकि सर दोनों के आगे 1 1 लिखा है। ठीक है, फिर मैं कहता हूं भैया आप तो मुझे यह बताइए, बिल्कुल सटीक वर्ड्स में चलूंगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सिंपल सी बात लेके चलूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। 1 मोल ऑफ जिंक का मास कितना होता है यह बताइए। अगर मैं मोल को मास में बदलूं तो, मैं मोल को मास में बदलूं तो क्या होता है सर? उसका एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक मास 1 मोल ऑफ जिंक जो है उसका 1 मोल का मास कितना होगा? उसका एटॉमिक मास ये दिया हुआ है 65.3 ग्राम ऑफ जिंक अगर रिएक्ट करता है। कितना? 65.3 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट करता है तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बनाता है। और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना है लिखा हुआ है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना होगा? अगर आपके पास, बात को समझना क्या कहना चाह रहा हूं,
65.3 ग्राम ऑफ जिंक जब रिएक्ट करता है तो 22.7 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलती है। 22.7 लीटर ऑफ गैस निकलती है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सर अगर मैं आपसे बोलूं 1 ग्राम ऑफ जिंक का क्या मसला है, तो 1 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट करेगा तो कितनी गैस निकलेगी? सर बिल्कुल इजी है, 22.7 डिवाइडेड बाय 65.3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। सर ये तो आप यूनिटरी मेथड जा रहे हो। मैंने कहा और क्या जाऊंगा भाई, एक अगर 10 चेयर भैया 500 की तो एक चेयर कितने की? बिल्कुल। क्या आपसे 1 ग्राम का पूछा है? मैंने कहा मैंने कब बोला, हमसे तो पूछा है इतना जिंक दिया है 32.65 ग्राम। तो हमने कहा ठीक है, तो 32.65 ग्राम ऑफ जिंक से कितना बनेगी? तो हमने तो वही कहा, हमने तो 1 का निकाल लिया भाई, और 1 का निकाल लिया तो फिर तो सब आ गया। ये लो नारे नारे ना 32.65 लीटर, ये लो बिल्कुल 101%। क्या सर? 101%। ये लो, बस सॉल्व ही करना है। अब बताता हूं कैसा सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, ये 2 से गया, ये 11.35। वेरी गुड सर। तो फाइनली यहां पर यह हुआ कि 11.35 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। कब? जब 32.65 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट करेगा। बस खत्म हो गई बात कि जब 32.65 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट करेगा तो 11.35 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। 11.35 ग्राम ऑफ लीटर, 11.35 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है। चेक कर लीजिए सर, अगर गलत आ जाए तो बात वाली बात। ये लीजिए, जो इनने किया है वो ही अपन ने किया है, बस अपन ने थोड़ा विस्तार से अच्छे से समझा के किया हुआ है कि क्यों, कैसा, किस लिए, क्यों, कैसा, किस लिए। ये अपना मुद्दा रहा है। बस जल्दी देखिए। From the equation 63.5 gram of zinc liberates 22.7 liter of hydrogen, so 32.6 gram of zinc will be liberated। और ये आपका फाइनल इक्वेशन। लेकिन मैं कहता हूं इसके थ्रू ना जाते हुए आप इधर से जाएंगे, बहुत सटीक मजा आएगा। ना जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, जल्दी नोट डाउन करेंगे फटाफट। एक तरफा, एक तरफा, एक तरफा, एक तरफा। चलो जल्दी, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए सर, वैसे नहीं होनी चाहिए। सर क्वेश्चन नंबर 31, आई थिंक 33, 34 तक है, तो हैं, लंबे हैं। जल्दी फटाफट हो जाए तो बताइएगा। डन करूं, आगे बढ़ूं? यस सर, हो गया सर। बिल्कुल बेटा, यहां तक किस किस के क्वेश्चन सारे क्लियर रहे हैं? बड़ा जल्दी हाथ उठा दीजिए, जल्दी फटाफट हाथ उठा दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। यहां तक किस किस से सारी चीजें बन गई हैं? सर ऐसे क्वेश्चन भी करवाए मैंने, भर भर के करवाए ऐसे क्वेश्चन, थोड़े से लेंदी जाते लेकिन बनता सब है। चलो, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलार सोल्यूशन ऑफ NaOH इज दिस। तो भैया डेंसिटी दे दी है 1.11 ग्राम पर मिलीलीटर। बिल्कुल सर। और भैया सॉल्यूशन की मोलालिटी दे दी है, मोलालिटी दे दी है, मोलालिटी दे दी है। कितनी दे दी है भैया? 3 मोलार। 3 मोलार। सर क्या इसको डिकोड करना आता है? हाँ सर, आप सिखाए हो, आपने सिखाया इसको। इसको ऐसा लिख दो 3 मोल्स पर केजी, और फिर इसका ये मतलब होता है सर, इसका फिर ये मतलब होता है 3 मोल ऑफ NaOH, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। मैंने कहा बिल्कुल सटीक बोले हो आप, क्योंकि मोलाल 3 मोल क्या है? NaOH है। कितने में? 1 kg ऑफ पानी में। यही मोलालिटी की डेफिनेशन होती है। बिल्कुल सही पकड़े सर। बात ये अपन को निकालनी है मोलारिटी। अपन को क्या निकालनी है? मोलारिटी। और मोलारिटी बोलती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, लेकिन वो नीचे बोलता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और आपके पास सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, तो पहले तो अपन को निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन का मास, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम में। तो ठीक है सर, ठीक है सर,
तो मैं भी ये कहता हूं मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? सर हमने पढ़ा है मास ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ सर बात सही कह रहा हूं सर, लेकिन पॉइंट यह है मास ऑफ सॉल्वेंट तो हमारे पास है 1 किलोग्राम, ग्राम में कर लेंगे तो हो जाएगा 1000 ग्राम। लेकिन सर मास ऑफ सॉल्यूट कहां से मिलेगा? मैंने कहा भैया सॉल्यूट के मोल्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? सॉल्यूट्स के मोल दिए हुए हैं, 3 मोल ऑफ NaOH। मैंने कहा आ जाओ सर, हम जानते हैं 1 मोल ऑफ NaOH की अगर बात करूंगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। मॉलिक्यूलर मास सोडियम कितना होता है? 23, 1, 24 और 16 कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। सर अगर 1 मोल का 40 ग्राम है तो 3 मोल का मास कितना होगा? सर प्लीज ना, मैंने कहा जी ना, 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 120 ग्राम। वेरी गुड सर, तो यहां आ गया 120 ग्राम। ये क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूट। अब अगर देखा जाए तो टोटल क्या हो गया सर? 1200। नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या कर रहे हो भाई? क्या हो गया? हाँ हाँ वो सही तो है, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। सर मास ऑफ सॉल्यूशन तो मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन तो मिल गया। अब बताओ आगे क्या करना है? अब बताओ आगे क्या करना है? पहले तो ये बोलो, मास ऑफ सॉल्यूशन तो मिल गया। तो मैंने कहा भैया हमको मास ऑफ सॉल्यूशन थोड़ी चाहिए, हमको तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मैंने कहा यार तेज चल रहे हो। मैंने कहा फिर क्या करें? तो मैंने कहा पहले इतना नोट डाउन करो फिर आगे बात करते हैं। जल्दी इतना नोट डाउन करो पहले, फटाफट जल्दी। चलिए हो गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बिल्कुल डन। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। इसको हटाऊं थोड़ा सा मैं, क्योंकि अब चीजें मेरे को आगे लेके चलनी है। यहीं करूंगा नीचे, अभी यहीं करूंगा नीचे, 2 मिनट है ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया भैया? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया भैया पहले ये बताइए। चलो सर हमें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मैंने कहा आपके पास कुछ चीज है, मैं अच्छे से करके दिखा रहा हूं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और डेंसिटी क्या होता है सर? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है सर, बिल्कुल। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 11020। सर वॉल्यूम तो अपन को निकालना है, तो वॉल्यूम को इधर ले जाओ। बिल्कुल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इधर ले जाओ। ठीक है, डेंसिटी नीचे जाएगा। डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.1। हाँ ये बिल्कुल। और जब यहां से आंसर आएगा, पता है आपको कितना आने वाला है? सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 1009 ml। 1009 ml। 1009 ml ये आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आएगा सर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी नोट डाउन करेंगे, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी नोट डाउन करेंगे फटाफट। डन। ये आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डन। 1009 ml। 1009 ml। कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। क्लियर? अब निकालेंगे मोलैलिटी। अब निकालेंगे मोलैलिटी, तो मैं यहीं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1009 ml। ठीक है, डन। इसको हटा दूं क्योंकि अब यहीं पर कैलकुलेट करेंगे मोलैरिटी। चलो चलो, तो क्या होने वाला है? मोलैरिटी इक्वल्स टू भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। भैया कितने मोल्स दिए हुए सल्यूट के? सर साफ साफ लिखा हुआ है 3 मोल ऑफ NaOH है, तो 3। वॉल्यूम कितना है? 1009। सर काय में है? ml में, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1000। तो सर फाइनली आएगा 3000 डिवाइडेड बाय 1009। और मेरे हिसाब से ये लगभग आना चाहिए 2 जल्दी बताइए कितना आना चाहिए? 2.7 या 8 मोलाल। 2.7 या 8 मोलार। मुझे नहीं पता आंसर क्या आना है, मैं कैलकुलेट भी नहीं करूंगा। कैलकुलेट करके आंसर आपको देना है। जल्दी 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 कितना आना है ये आपको बताना है।
बिल्कुल 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 ये आपको बताना है। डन 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 डन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए क्लियर, डन, पक्का। चलिए तो ये फाइनली 2 पॉइंट समथिंग आएगा सर। अब वो पॉइंट क्या होगा वो आपको बताना है। वो पॉइंट क्या होगा वो आपको बताना है, बिल्कुल। चलो इधर वाला क्लियर कर रहा हूं क्योंकि इधर वाला हो चुका है। अब ये देखिए, यही सेम चीज अपन ने करी, कितना वॉल्यूम निकाला 1009 ml, यही अपना आया था, बिल्कुल देख लीजिए, देखना चाहो तो चेक। फिर ये देखिए 3 डिवाइडेड बाय 10, ये देखिए 2.97, मैंने कहा था ना, ये कहा था ना 2.97, देखिए 2.97 मोलार। बेटा मैं चाहता था लेकिन आप खुद करें, 2.97 मोलार या मोल्स पर लीटर या फिर कैपिटल एम, जल्दी नोट डाउन करिए। डन 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 डन, कोई दिक्कत? 2.97 मोलार 2.97 मोलार, डन। 101%, कोई दिक्कत की बात नहीं आई है, ठीक है, क्लियर। चलिए हाँ, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर, हाँ बिल्कुल बात है, क्योंकि सर वॉल्यूम के साथ ये चीज होती है कि वॉल्यूम चेंज करता है, वॉल्यूम जो है वो चेंज दिखाता है अगर आप टेम्परेचर का चेंज करते हैं तो, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो डिपेंडेंट होता है किससे? टेम्परेचर से, ठीक है। अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हो तो भैया आपका लिक्विड क्या होता है कि एक्सपैंड होता है, लेकिन आप ज्यादा करते हो तो भैया कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी होता है, ये सारी चीजें भी होती है, वॉल्यूम इफेक्ट करता है टेम्परेचर से। देन विल द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, गिव रीजन। सर सबसे पहली बात तो मोलैलिटी होता क्या है ये पहले समझो, अभी समझा चुका हूं मैं आप लोग को। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि क्या होता है ना, बिना समझाए मुझे मजा नहीं आता, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, दिख रहा है? तो सर यहां तो वॉल्यूम जैसा लफड़ा है ही नहीं, यहां तो क्या है? मास है, और मास जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, और जब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है तो मोलैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोलैलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, जो मोलैलिटी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। बिल्कुल 100 आने 100% सही है ये, बिल्कुल 100% ये बात एकदम करेक्ट है। ये देखो, नो मैंने यही बोला, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नो, मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर सिंस मास रिमेन्स अनअफेक्टेड विथ टेम्परेचर। मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता इसीलिए, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता इसीलिए। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे बढ़िया तरीके से। डन, एक बार ऐसे ले लीजिए, चलो जल्दी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, भैया 2 क्वेश्चन और है, 34 और 35, मेरे हिसाब से 35 पे एंड हो जाएगा, तो 2 क्वेश्चन और है, तेजी में पढ़ेंगे भैया, टाइम नहीं लगाना है ज्यादा, जितना टाइम लगाएंगे उतनी प्रॉब्लम होगी। 2 क्वेश्चन है, फटाफट वाइंड अप करते हैं जल्दी से। चलिए क्या बोला गया है? इफ 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 36 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन, ऑल्सो डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, और जिसमें आपको सॉल्यूशन की क्या दे दिए? 1 ग्राम पर मिलीलीटर, मतलब आपको डेंसिटी भी दे दी है, ठीक है। अब क्या करा जाए? सर पहले दिया क्या ये बताओ। मास ऑफ NaOH दे दिया है, जिसको गिवन वेट कहेंगे, कितना? 4 ग्राम, ठीक है, और मास ऑफ वाटर भी दे दिया है, कितना? 36 ग्राम, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इनका मोलार मास निकाल लेते हैं पहले। मोलार मास ऑफ NaOH, सर आप सब जानते हैं
मुझे बताने की जरूरत नहीं है। NaOH का मोलार मास, सोडियम कितना होता है 23 और एक 24 और 16 40 ग्राम। ठीक है, मोलार मास ऑफ वाटर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा सर जी? वाटर का मास तो भाई सबको याद होना चाहिए। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। अब मान लो लेट सपोज आप ए कंपोनेंट के लिए निकाल रहे हो, किसके लिए? ए कंपोनेंट के लिए, तो एक्स से। तो ऊपर आएंगे मोल्स ऑफ ए और नीचे आएगा मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, जितने भी लोग आपके पास हैं। जैसे आपके पास यहां पर NaOH और वाटर है, तो जिसका भी निकाल रहे हो उसके मोल्स ऊपर रखना और नीचे दोनों के रख देना। लेट सपोज अपन निकालते हैं पहले किसका निकाल लें? पहले निकालते हैं NaOH का। ये NaOH के मोल फ्रैक्शन, तो NaOH का मोल ऊपर आएगा। मोल क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां लिखते हैं, ऐसा नहीं, मोल्स ऑफ NaOH अपॉन मोल्स ऑफ H2O प्लस मोल्स ऑफ NaOH, ऐसे सॉल्व करेंगे। अब NaOH के मोल्स तो वो होता है गिवन मास। गिवन मास कितना है? 4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है? 40। ठीक है, और नीचे 4 अपॉन 40 प्लस वाटर का गिवन वेट कितना है? 18 और डिवाइडेड बाय 36। बस ये करना है सॉल्व। कितना आसान है, चलो देखो। इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, ये भी हो जाएगा 1/10, ये 18 2 ये हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत? चलो सॉल्व करो। 1/10 का मतलब होता है 0.1, इधर भी होता है 0.1 प्लस इधर होता है ये 0.5। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करके लिखूं तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.6। मेरे हिसाब से ये हो रहा है 1/6, और 1/6 को सॉल्व करने पे बैठे हैं अपन तो पॉइंट लग जाएगा। पहली बात तो 10 आ जाएगा, तो 6 1 जा 6, फिर बचेगा 4 0, तो 6 6 जा 36, फिर वही, तो ये चलेगा आपका। तो ये आ गए मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। NaOH का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.166। NaOH का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.166। NaOH का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.166। एक बार चेक कर लो सर, एक बार चेक कर लो फटाफट। 0.166 मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH 0.166। बिल्कुल बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी जल्दी। अरे यार एक मिस्टेक हो गई है, एक मिस्टेक हो गई है। सुनिए सुनिए सुनिए, ज्यादा जल्दबाजी में हो गए, थोड़ी सी गलती हो गई है, थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी सी। देखो मास ऑफ वाटर कितना दिया था? 36, और मैंने ऊपर 18 रख दिया। मेरे थोड़ा जल्दबाजी में चला गया। ऊपर 36 आएगा ना मास, और नीचे 18 है, तो ये कितना आएगा? 2 आएगा। अरे यार यही गलती हो जाती है जल्दबाजी में। तो ये होगा 2.1, और यहां से हटेगा, रुक जाइए, 2.1, तो अब हो जाएगा 1/21। ये होगा 1/21, और 21 होगा तो फिर पॉइंट लगने से ऊपर 10 आएगा, फिर 0। हाँ लगभग 0.05 मान, लगभग 0.05 मान लो। ये आ गया 0.05 भैया। ये होगा, ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। ठीक है, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जल्दबाजी में। अपन ने क्या करा? 18 ऊपर लिख दिया, बल्कि मोलार मास 18 था तो वो नीचे आना था और ये ऊपर आना था। अब भैया वाटर का, तो हमने एक ट्रिक पढ़ाई थी आपको, अगर सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा होता है 1। हमेशा क्या होता है? 1। आपको वाटर निकालना है तो XH2O इक्वल्स टू 1 माइनस XNaOH हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.05, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा 0.95। ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ये आ गया सर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, चेक कर लीजिए।
ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, जल्दी चेक कर लीजिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH भी आ गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी आ गया, कोई तकलीफ की बात यहां तक नहीं है। डन, जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल आसानी से, शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से पूरा क्लियर करवा दिया है। ये लीजिए, ठीक है, डन। A1 जल्दी बोलो, क्लियर। चलिए सर एक बार इसको पीछे और देख लेते हैं। 0.05, 0.95, ये देखो, ये देखिए एक मिनट, 0.95 किसका है? वाटर का, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। और इधर पे चलेंगे तो 0.05 है, लगभग 0.5 है, ये राउंड ऑफ करके 0.05 किसका आ गया? NaOH का। किसका आ गया सर जी? NaOH का। कोई तकलीफ की बात यहां पर नहीं है। अब एक क्वेश्चन और था, इसकी मोलैरिटी निकालना था। ये आपको दे दूं होमवर्क, आपको दे दूं, 2 होमवर्क दे चुका हूं। एक क्वेश्चन नंबर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, वो तो बिल्कुल बच्चों वाला था। तो इसकी मोलैरिटी आपको निकालनी है भाई, इसकी मोलैरिटी आप निकाल के बताएंगे मेरे को। हम भी तो देखें कितना आप तैयार कर पाते हैं। जल्दी इसकी मोलैरिटी आपको बतानी है, फटाफट शानदार तरीके से, ठीक है। और कहां बताएंगे? कमेंट सेक्शन में। मैं भी तो देखूं भैया कितने लोग तेज हैं, मैं भी तो देखूं भैया कितने लोग तेज हैं और जो आज इसका आंसर दे पाए। आज सिखाने का कुछ फायदा तो होना चाहिए, ठीक है, सिखाने का कुछ फायदा तो होना चाहिए। चल भैया देखते हैं किसमें कितना है दम। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए कर लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 35, कौन सा? 35, मजेदार शानदार लाजवाब, मजेदार शानदार लाजवाब, ठीक है सर। The reactant which is entirely consumed in reaction is known as limiting reagent। बिल्कुल सर, अगर कोई रिएक्शन में पूरा कंज्यूम हो जाता है और उसके वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाती है तो उसको अपन लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। याद है ना चाय वाला एग्जांपल, चाय पत्ती और शुगर वाला, एक चीज खत्म हो गई थी, चाय खत्म हो गई थी। बाकी अगर आपको और अच्छे से लिमिटिंग रिएजेंट समझना है तो भैया मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जाइए, इसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर मैं कहता हूं उसके बाद अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट समझ में ना आए तो बात वाली बात, नाम पलट दीजिएगा। इतना तगड़ा पढ़ाया हुआ है वहां पे कि आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर। चलो तो बोल रहा है भैया इन दिस रिएक्शन 2A, ये रिएक्शन दे दिए, 2A प्लस 4B गिव्स 3C प्लस 4D। और उसने बोला है सर A दे दिया है 5 मोल, लो भैया ये भी चीजें दे दी। A दे दिया है 5 मोल और B दे दिया है 6 मोल, मतलब भैया 2 लोग दे दिया। और क्या पूछा है? विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है वो तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बोल रहा है C कितना बनेगा, तो भैया वो तो निकालना ही पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर करें चालू, श्री हरि गणेश, बिल्कुल, राधे राधे, आ जाओ। सर ये है 2 मोल, ये है 4 मोल, ये है 3 मोल और ये है 4 मोल। बात समझ रहे हैं? तो अब बात को समझिए कि सर A के 2 मोल रिएक्ट करते हैं B के 4 मोल से, तब जाके C के 3 मोल बनते हैं और D के 4 मोल। मतलब जितना A होता है B उससे डबल चाहिए होता है। मतलब देखो ना, 2 मोल ऑफ A लग रहे हैं और B कितने लग रहे हैं? 4 मोल ऑफ B। मतलब A के कंपैरिजन में B सीधा सीधा डबल लग रहा है। अगर यहां पर A 4 मोल होता तो B कितना हो जाता? 8 मोल। अगर यहां पर A 10 मोल होता तो B कितना हो जाता? 20 मोल। मतलब डबल चाहिए। आपके पास क्या है? आपके पास क्या है मतलब? अरे भैया आपसे नहीं पूछ रहा हूं, इधर पूछ रहा हूं। A आपको कितना दिया हुआ है? 5 मोल। तो सर अगर A 5 मोल है तो सर B कितना होना चाहिए? क्योंकि सर यहां तो ये बता रहा है कि डबल लगता है। अगर 2 को 4, 4 को 8, 5 को 10, तो अगर 5 मोल ऑफ A होंगे तो आपको कम से कम 10 मोल ऑफ B चाहिए, तब आपकी रिएक्शन चल पाएगी। लेकिन आपके पास B कितना है? 6 मोल है। मतलब जितना चाहिए उससे
कम है, और जब कम है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि बी जल्दी खत्म हो जाएगा। पूरे 5 मोल ऑफ ए को कंज्यूम करने के लिए बी कितना चाहिए था, 10 मोल, लेकिन आपके पास बी कितना है, 6 मोल, तो जाहिर सी बात है बी जल्दी खत्म होगा और ए बचा रह जाएगा, इसीलिए बी आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। बी इज लिमिटिंग रिएजेंट, और सी को निकालने के लिए मैं बी का ही इस्तेमाल करूंगा। सी को निकालने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, बी का, बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन आपका मैंने समाप्त कर दिया कि भैया बी इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, बी इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। जल्दी बताओ, बी इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। शानदार, मजेदार, लाजवाब, शानदार, मजेदार, लाजवाब। पहला हो गया बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, डन। चलो अब देखो भाई, देखो रे देखो, तो मैंने कहा फिर तो मेरे को ए से मतलब ही नहीं है, फिर तो मेरे को ए से मतलब ही नहीं है, मुझे बस बी से और सी से मतलब है, ठीक है। मतलब 4 मोल ऑफ अगर बी है तब जाके आपके पास 3 मोल ऑफ सी बनेगा। कितना बनेगा, 3 मोल ऑफ सी। लेकिन अगर आपके पास 1 मोल ऑफ बी होता तो कितना सी बनता, 3/4, 3/4 मोल ऑफ सी बनता, 3/4 मोल ऑफ सी बनता। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आपके पास 1 मोल ऑफ बी थोड़ी है, आपके पास तो 6 मोल ऑफ बी है। तो अगर आपके पास 6 मोल ऑफ बी होता तो क्या होता, 3/4 इंटू 6 मोल ऑफ सी। कट करो, 3 6 18, 18/4 मोल ऑफ सी, तो हो जाएगा 9/2 मोल ऑफ सी, और इसके हिसाब से हो जाएगा 4.5 मोल ऑफ सी। कितना हो जाएगा, 4.5 मोल ऑफ सी। तो बेसिकली कितना बन रहा है, 4.5 मोल ऑफ सी। 4.5 मोल ऑफ सी तैयार होगा अगर आपके पास 6 मोल ऑफ बी है तो, ठीक है। ये आपका सेकंड वाला आंसर। और फर्स्ट वाला क्या है आपके पास, आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट है बी, आपका लिमिटिंग रिएजेंट है बी। बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, बिल्कुल, बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे, कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है। डन हो गया, जल्दी बोलो, क्लियर। चलिए एक बार दिखा देते हैं सर। ये इन्होंने देखा कि 5 मोल ऑफ ए के लिए 10 मोल ऑफ बी चाहिए, ठीक है। फिर पता चला कि उतने तो है नहीं, इसीलिए पता चला बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और बी लिमिटिंग है तो उसी से सी निकालेंगे। कितना आया सी आपका, 4.5 मोल ऑफ सी, 4.5 मोल ऑफ सी। सी आपको मिल गया 4.5 मोल। कितना मिल गया सर, 4.5 मोल सी तैयार हो गया है। 101% 4.5 मोल ऑफ सी तैयार हो गया है, कोई दिक्कत की बात यहां तक देखने को नहीं मिली है। 101%। चलो 101% ये चीज आपकी यहां पर तैयार होती है। डन, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। ओ फाइनली समाप्त। वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, मुझे भी पता है, क्योंकि सर क्वेश्चन ज्यादा थे। आप देख रहे हो 13-14 क्वेश्चंस थे अंदर, इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। लेकिन सर सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, बढ़िया। 2 होमवर्क दिए, एक लास्ट सेकंड में मैंने मोलैरिटी निकालने को, और एक क्वेश्चन नंबर 2। इतना काम आपको बराबर करना है, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। और अगर सारे समझ में आ गए हो तो बढ़िया तरीके से एक फायर वाला इमोजी डाल दीजिएगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज उसको मेंशन कर दीजिएगा, अपन उसको नेक्स्ट वाली क्लास में देख लेंगे, मतलब कल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देख लिया जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि आपके कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। और अगर आज कोई फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भैया आने वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स कब कब होने वाले हैं और कितने बजे।
सारी चीज क्लियर रहेंगी, पूरी जान से लगे हुए हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हर एक टीचर। बस आप पढ़ते चलिए और बढ़िया जाके डाउट पूछते रहिए। बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। कल एक और लाजवाब और बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, तो टाइम नहीं भूलेगा, टाइम पे आ जाइएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।